अध्याय 1 जहां से सब शुरू हुआ। निखिल ने अपना गिलास उठाते हुए कहा, ये आदि के नाम। वो शराब या वाइन नहीं थी, बल्कि ठंडी आइस टी से भरा हुआ गिलास था। मैं और मेरे दोस्त कॉलेज के पास एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। मेरी पहली नॉवल रिलीज होने के बाद मैं सबको ट्रीट दे रहा था। हालांकि टेक्निकली उसे रिलीज कहना सही नहीं था। प्रिंट शायद बेहतर शब्द होता। मैंने बस 500 कॉपीज छपवाकर दोस्तों और रिश्तेदारों में बांटी थी, और अब तक मिले पॉजिटिव रिस्पांस से मैं बेहद खुश था। लोगों को वो पसंद आई थी, और उसी खुशी में मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। मैंने निखिल और वरुण को अपने नए कॉलेज के दोस्तों से मिलवाया, जिनमें नैनीश, हृषिकेश और अजिंक्य शामिल थे। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब मैं अपनी पहली नॉवल पर काम कर रहा था तब मुझे खुद पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतनी अच्छी बन पाएगी। मैंने नैनीश की तरफ पिज्ज़ा बढ़ाते हुए आगे कहा, सच कहूं तो मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि शायद मैं इसे पूरा भी नहीं कर पाऊंगा। निखिल ने सीना चौड़ा करते हुए कहा, हाँ, लेकिन थोड़ा क्रेडिट हमें भी मिलना चाहिए। वरुण ने हंसते हुए उसकी बात पूरी की, आखिर तक हमने ही इसे झेला है। उन दोनों के एक्सप्रेशंस देखकर सब जोर से हंस पड़े। नैनीश ने गार्लिक ब्रेड उठाते हुए कहा, आदि हमेशा तुम दोनों के बारे में बात करता रहता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्रेडिट तो देना पड़ेगा। उन्हीं दोनों की वजह से मैंने राइटिंग के बारे में सीरियसली सोचना शुरू किया था। वरुण ने नकली नाराजगी दिखाते हुए कहा, भाई ऐसा बोलेगा तो हम छोटे लगेंगे। उसकी बात पर फिर सब मुस्कुरा दिए। इसके बाद हमारी बातें कॉलेज लाइफ पर चली गईं। कैसे हमारा दिन शुरू होता है और कैसे खत्म। हम सब मेडिकल स्टूडेंट्स थे, और हमें अपना कोर्स दुनिया का सबसे मुश्किल कोर्स लगता था। निखिल ने अभी अभी 12वीं पास की थी, और वो अपने रिजल्ट्स आने का इंतज़ार कर रहा था। अजिंक्य ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा, तो सायशा और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है वरुण? अगर बताने में प्रॉब्लम न हो तो। वैसे आदि की नॉवल में तुम्हारे रिलेशनशिप की थोड़ी हिंट तो मिल ही चुकी है, इसलिए क्यूरियोसिटी होना बनता है। वरुण ने चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान लाते हुए जवाब दिया, बस इतना समझ लो कि चीज़ें अभी अपने सबसे अच्छे फेज में हैं। हर्षिकेश ने हंसते हुए कहा, ओहो, मतलब परफेक्ट जोड़ी है ना? भगवान तुम दोनों को खुश रखे। वरुण ने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लाते हुए कहा, थैंक्स हर्षिकेश। निखिल ने अपना मोबाइल कैमरा ऑन करते हुए उत्साह से कहा, चलो भाई, कुछ सेल्फीज हो जाएं। हम सब फोटो खिंचवाने में इतने व्यस्त हो गए कि टेबल पर रखा खाना तक भूल गए। वरुण ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, तो बा, आजकल किसी नई नॉवल पर काम चल रहा है क्या? मैंने हल्की सांस छोड़ते हुए जवाब दिया, लिखना तो चाहता हूँ, लेकिन कोई अच्छी कहानी दिमाग में ही नहीं आ रही। सच कहूँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखूं। नैनीश ने हंसते हुए मेरा मजाक उड़ाया, अरे सोच ना भाई, तू तो इतना फिल्मी है, तेरे पास आइडियाज़ की कमी कैसे हो सकती है? निखिल ने नकली हैरानी से कहा, ओहो, अब भी फिल्मी हूं मैं? ऐसा मत बोल यार। अजिंक्य ने तुरंत हंसते हुए बात बढ़ाई, वो सिर्फ फिल्मी नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा फिल्मी है। उसकी बात सुनकर सब फिर हंस पड़े। मैं, निखिल और वरुण कई महीनों बाद मिले थे, इसलिए उन्हें मेरी नई जिंदगी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। और इस लंबे गैप के लिए कहीं ना कहीं मैं खुद जिम्मेदार था, क्योंकि मैं पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने लगा था। मैंने कुर्सी से उठते हुए कहा, एक मिनट, मैं बिल पे करके आता हूँ। निखिल ने तुरंत चिढ़ाते हुए कहा, देखो, बातों से भाग रहा है। बाकी सब हंसने लगे, लेकिन मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी और काउंटर की तरफ बढ़ गया। मैंने बिल चुकाया और वापस दोस्तों के पास जाकर बैठ गया। तभी टीवी पर चल रहे न्यूज़ चैनल से रिपोर्टर की गंभीर आवाज़ सुनाई दी। इस वक्त पुणे पुलिस विभाग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 4 लोगों की हत्या करने वाला आरोपी आखिरकार पकड़ लिया गया है। मेरी नज़र तुरंत टीवी स्क्रीन की तरफ उठ गई। खबर सुनते ही मेरे अंदर एक अजीब सी उत्सुकता जाग गई। मैंने दोस्तों को इशारा करते हुए धीमी आवाज में कहा, श्श, जरा सुनो तो। टीवी पर रिपोर्टर आगे बोल रहा था, 4 लोगों की हत्या का दोषी पाया गया एमबीबीएस स्टूडेंट, जो काफी समय से फरार था, अब पुणे पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला और पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास से गिरफ्तार किया। फिलहाल वह पुलिस हिरासत में है। अजिंक्य ने हैरानी से कहा, क्या यार, एक एमबीबीएस स्टूडेंट अचानक मर्डरर कैसे बन सकता है? नैनीश ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, किसने कहा अचानक? शायद उसके अंदर शुरू से ही अंधेरा था,
या फिर हालात ने उसे ऐसा बना दिया? हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वापस टीवी स्क्रीन पर नजरें जमा दी। नेचुरली ये खबर हम सब के लिए दिलचस्प थी, क्योंकि इसका संबंध हमारी ही फील्ड से था, मेडिसिन। टीवी पर रिपोर्टर आगे बोला, पुलिस के मुताबिक आरोपी छात्र ने भागने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसे रोकने के लिए एसीपी देशमुख को उसकी दाईं घुटने की टोपी के ठीक नीचे गोली चलानी पड़ी। फिलहाल उसे पहले अस्पताल ले जाया जाएगा और उसके बाद पुलिस स्टेशन। पुलिस ने अभी ज़्यादा जानकारी देने से इनकार किया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मैंने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, मिल गई मेरी अगली कहानी। निखिल ने चौंक कर कहा, क्या? एक मर्डरर की कहानी? तू किसी क्रिमिनल केस में क्यों पढ़ना चाहता है? वरुण ने गंभीर होकर कहा, और कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं, वो मर्डरर है। मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, लेकिन वो एक डॉक्टर भी है, वही जो कुछ सालों में हम सब बनने वाले हैं। और सच कहूं तो उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि वो कोई प्रोफेशनल किलर है या ऐसा इंसान है जो लालच में किसी का मर्डर कर दे। हर्षिकेश ने उत्सुकता से पूछा, तुझे इतना यकीन कैसे है? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस इंस्टिंक्ट, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। नैनीश ने सिर हिलाते हुए कहा, हो सकता है तू गलत हो। हम सब अपनी अपनी बाइक्स की तरफ बढ़ने लगे। मैं बाइक पर बैठते हुए सोच में डूबा बोला, मुझे लगता है मुझे ये करना चाहिए। मैं उस आरोपी का इंटरव्यू लूंगा, पुलिस से केस की डिटेल्स कलेक्ट करूंगा और फिर पूरी कहानी को एक नॉवल का रूप दूंगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसके अतीत में कुछ ऐसा है, शायद कोई दर्द, कोई बुरा पास्ट जिसने उसे यहाँ तक पहुँचाया। और अगर मेरा अंदाज़ा गलत निकला तो मैं ये आइडिया छोड़ दूंगा। निखिल ने उत्साहित होकर कहा, हम सुनने में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, खासकर वो इंटरव्यू वाला हिस्सा। मैं भी साथ चलूँ क्या? मैंने मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाया और कहा, तो फिर एक हाई फाइव तो बनता है। हम दोनों ने हंसते हुए हाई फाइव किया। पता नहीं क्यों, लेकिन उस पल मेरे अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट भर गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस लौट आया हो। मैं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुका था। ये कुछ नया था, चैलेंजिंग था, और शायद इसी वजह से मैं अंदर से बेहद खुश था। अगस्त 2001 पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचते ही निखिल ने घबराई आवाज में पूछा, पक्का ना, हमें इस सब में पढ़ना चाहिए? मैंने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, रिलैक्स, सब ठीक रहेगा, चल अंदर। हम दोनों ने खुद को संभालने के लिए गहरी सांस ली और फिर अंदर कदम रखा। पुलिस स्टेशन लोगों से भरा हुआ था। वहां का माहौल किसी मछली बाजार जैसा शोरगुल भरा लग रहा था। हमारी एंट्री पर किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। हम कुछ देर वहीं खड़े रहे, समझ नहीं पा रहे थे कि पूछताछ कहाँ से शुरू करें। स्टेशन छोटा था, लेकिन काफ़ी साफ सुथरा। बाहर कुछ पुलिस जीप्स खड़ी थीं। अंदर पुलिस वाले अपने काम में इतने व्यस्त थे कि किसी को सिर उठाने की फुर्सत नहीं थी। लगातार बजती टेलीफोन की घंटियां पूरे माहौल में सबसे तेज आवाज़ पैदा कर रही थीं। कुछ लोग बेंचेस पर बैठे इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा व्यस्त वही चाय वाला लग रहा था, जो लगातार सबको चाय पकड़ा रहा था। तभी एक पुलिस वाला हमारी तरफ बढ़ा और भारी आवाज़ में बोला, हम? बोलो, क्या काम है? वो कुछ फाइल्स पलट रहा था। तभी मेरी नज़र उसके नेम टैग पर गई, जिस पर लिखा था ए थम्बे। उसकी वर्दी पर लगे सितारों से समझ आ रहा था कि वो सब इंस्पेक्टर था। उसका पेट थोड़ा निकला हुआ था और उसकी शर्ट भी हल्की सी तनी हुई लग रही थी। उसकी पैंट की वेस्ट बैंड में शर्ट जैसे तैसे ठूंसी हुई थी और उसकी बेल्ट इतनी ढीली लग रही थी मानो किसी भी पल नीचे गिर जाएगी। उसके होंठ पान और सुपारी की वजह से लाल पड़े हुए थे, जिन्हें वो लगातार चबा रहा था। हमें बैठने तक के लिए न पूछते हुए उसने बेरुखी से कहा, हाँ बोलो, क्या काम है? मैंने तुरंत विनम्रता से कहा, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम आदित्य है। सर, मैं हाल ही में हुए उस मर्डर केस के बारे में जानकारी लेना चाहता था, जिसमें एक डॉक्टर शामिल है। मैंने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उसका पूरा ध्यान हमारी तरफ आ गया। पहली बार उसने फाइल से नज़र उठाई, सिर हल्का तिरछा किया और शक भरी निगाहों से हमें देखने लगा। उसकी नज़रें खास तौर पर निखिल पर टिकी थीं, जो डर के मारे लगभग जड़ हो चुका था। निखिल ने तुरंत मेरी कोहनी में हल्का धक्का मारा और अगले ही पल मैं जल्दी जल्दी ऑफिसर को समझाने लगा कि मैं उस आरोपी के केस पर एक किताब लिखना चाहता हूं और उसके लिए मुझे आरोपी का इंटरव्यू लेना होगा। मैं जितना हो सके उतनी विनम्रता से बात कर रहा था,
जबकि उस सब इंस्पेक्टर ने अब तक हमें बैठने तक के लिए नहीं कहा था। वो मराठी लहजे वाली इंग्लिश में बोला, तुम पत्रकार हो क्या? अभी तुम्हें यहां आने की अनुमति नहीं है। मैंने तुरंत सिर हिलाकर कहा, नहीं सर, मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूं। मैं एक ऑथर हूं और साथ ही मेडिकल स्टूडेंट भी। मैं सिर्फ इस केस के बारे में लिखना चाहता हूं। मुझे कुछ जानकारी चाहिए, आपकी मदद चाहिए। उसने लापरवाही से अपनी पानी की बोतल से घूंट लेते हुए कहा, उसके लिए सीनियर ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो सामने रखी फाइल के पन्ने पलटता रहा, जैसे हमारी मौजूदगी से उसे कोई खास फर्क ही न पड़ रहा हो। निखिल ने सीधे सवाल किया, तो हम उससे कब मिल सकते हैं? उसने बिना हमारी तरफ ठीक से देखे जवाब दिया, आज बहुत बिजी है, कल आना। उसकी आवाज़ साफ बता रही थी कि उसे हम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम दोनों वहां से उठकर बाहर निकल आए। लेकिन अजीब बात यह थी कि अंदर ही अंदर मुझे एक हल्की सी सेटिस्फैक्शन महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमने थोड़ी बहुत प्रोग्रेस तो कर ही ली हो। एक तरफ खुशी थी कि मुलाकात की संभावना बनी हुई है, और दूसरी तरफ निराशा कि हमें इंतज़ार करने के लिए कह दिया गया। हम वापस घर लौट आए। अगले कई दिनों तक मैं और निखिल रोज पुलिस स्टेशन जाते रहे, लेकिन हर बार कुछ खास हासिल नहीं हुआ। लगभग 15 दिन गुजर गए और धीरे धीरे हमारी उम्मीद टूटने लगी। निराश होकर मैं सोचने लगा कि शायद मुझे ये प्लान छोड़ देना चाहिए। कुछ ही दिनों में वरुण समझ गया कि हमें क्या परेशान कर रहा है। जूनियर कॉलेज के दिनों से ही उसे हमारे मूड्स पढ़ने की आदत थी। वो हमेशा समझ जाता था कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है और हमें वापस नॉर्मल कैसे लाना है। इसीलिए उसने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रख दी। 3 दिन बाद हम उसके कमरे में बैठे अपनी फेवरेट मूवी देख रहे थे। साथ में ढेर सारे स्नैक्स पड़े थे जिन्हें हम मज़े से खा रहे थे। निखिल और वरुण आराम से बैठे हुए थे, जबकि मैं बेचैनी से रूबिक्स क्यूब घुमाने में लगा हुआ था। मैं अपनी ही सोच में इतना खोया हुआ था कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि किसी की परछाई कमरे की रोशनी रोक रही है। मैंने ऊपर देखा तो सामने वरुण के पापा खड़े थे। मैं तुरंत उठकर उनसे मिलने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन उनकी मौजूदगी ने अचानक मेरे अंदर उम्मीद जगा दी। वो हमारे साथ बैठ गए और हमने मूवी पॉज कर दी। फिर उन्होंने हमारे साथ कार्ड्स खेलने का प्रस्ताव रखा। ऐसा बहुत कम होता था, क्योंकि वो आमतौर पर काफ़ी व्यस्त रहते थे। इसलिए हमने तुरंत खुशी खुशी हामी भर दी। हम कार्ड्स खेलने लगे और अंकल अपने स्कूल डेज की मज़ेदार बातें सुनाने लगे। वो अपने दोस्तों के बारे में बता रहे थे, उनके साथ की गई शरारतों के बारे में और उन दिनों की मस्ती के बारे में। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी का जो फेज़ हम जी रहे हैं वही सबसे बेहतरीन होता है और हमें इसे पूरी तरह जीना चाहिए। अपने दोस्तों को याद करते हुए वो थोड़े नॉस्टैल्जिक हो गए। उन्होंने बताया कि कैसे उनके सारे दोस्त जिंदगी में कुछ बड़ा बन गए। फिर उन्होंने खास खुशी के साथ अपने एक दोस्त का जिक्र किया, एसीपी देशमुख, जिनका हाल ही में हमारे शहर में ट्रांसफ़र हुआ था। ये नाम सुनते ही मैं एकदम चौकन्ना हो गया। मुझे पता था कि एसीपी देशमुख वही ऑफिसर है जो उस मर्डर केस को हैंडल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे चेहरे पर एक साथ कई इमोशंस आ गए हों, हैरानी, खुशी और बेचैनी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत वरुण के पापा को उस केस में अपनी दिलचस्पी के बारे में बता दिया। और उसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। वरुण के पापा मेरी मदद के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मेरे लिए एसीपी देशमुख से मुलाकात तक फिक्स करवा दी। उस पल मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैंने दुनिया जीत ली हो। मैंने बार बार वरुण और उसके पेरेंट्स को धन्यवाद कहा। वेस्टी शोर अगस्त 2015 में निखिल और वरुण तय समय से काफ़ी पहले पुलिस स्टेशन पहुंच गए। हमें बताया गया कि ऑफिसर अभी व्यस्त हैं, इसलिए हमें थोड़ी देर इंतज़ार करना होगा। करीब 1 घंटे बाद हमें ऑफिसर के कैबिन की तरफ भेजा गया। अंदर जाते समय हमने खास तौर पर बाहर लगी नेम प्लेट पढ़ी, जिस पर लिखा था ACP R देशमुख। वरुण और मिस्टर देशमुख ने एक दूसरे का गर्मजोशी से अभिवादन किया। फिर वरुण ने हमारी पहचान करवाई। हमें बैठने के लिए कहा गया। मिस्टर देशमुख लगभग 40-45 साल के लग रहे थे। उनका रंग सांवला था और शरीर बेहद मजबूत। उनकी स्मार्ट ड्रेसिंग और कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी देखकर साफ लगता था कि उन्हें आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। हमने उन्हें आने की वजह बताई और समझाया कि हम क्या चाहते हैं। ACP देशमुख ने गंभीर आवाज़ में कहा, देखो, फिलहाल आरोपी का इंटरव्यू लेना थोड़ा मुश्किल है।
शायद कुछ दिनों बाद कोशिश की जा सकती है। हमें सेफ्टी और एविडेंस कंटेमिनेशन जैसी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ज्यूरी का फैसला आने से पहले कुछ नियम होते हैं जिनकी वजह से हम किसी आउटसाइडर को आरोपी से मिलने की अनुमति नहीं दे सकते। ऊपर से मामला वायलेंस से जुड़ा है, इसलिए रिस्क भी है। ऐसे में मैं अभी तुम्हें वहां जाने की परमिशन नहीं दे सकता। हमने उनसे पूछा कि क्या कोई दूसरा तरीका हो सकता है, लेकिन उन्होंने हमारी सारी रिक्वेस्ट्स धीरे से टाल दी। एसीपी देशमुख ने हमारी तरफ देखते हुए फिर कहा, कुछ महीनों बाद दोबारा कोशिश करना, अभी उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। हम निराश जरूर थे, लेकिन हमारे पास मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा, सर, अगर आपको कोई दिक्कत न हो तो क्या आप हमें उस इंसान के बारे में कुछ बता सकते हैं? एसीपी देशमुख ने अपनी कुर्सी पर पीछे टिकते हुए कहा, देखो, मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता, इसलिए थोड़ा बहुत बता देता हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि इस समय मैं और भी कई केसेस में व्यस्त हूँ। फिर उन्होंने मेज पर रखा बेल बजाया और अपने अटेंडेंट को आवाज दी। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, सावंत, 4 चाय भेजो और स्पेशल ऑयल भी। इसके बाद एसीपी देशमुख ने अपनी कहानी शुरू की। पंटमई डुपजमेजन, एसीपी देशमुख ने शांत आवाज में कहना शुरू किया, मुंबई से ट्रांसफर होने के बाद पुणे में मेरा पहला दिन था। मुझे वहां अच्छा स्वागत मिला। पुराने ऑफिसर एसीपी लोखंडे ने मिक्स्ड इमोशंस के साथ मुझे चार्ज सौंपा। डिपार्टमेंट ने उनका फेयरवेल किया था क्योंकि उनका ट्रांसफर अमरावती हो गया था। उन्होंने आगे कहा, अपने कैबिन में सेटल होने के बाद मैंने स्टाफ को एक क्विक ब्रीफिंग के लिए बुलाया। उन्होंने मुझे उन सभी इलाकों और मामलों के बारे में जानकारी दी जो अब मेरी जुरिस्डिक्शन में आते थे। तभी इंस्पेक्टर भोसले की कही बात याद करते हुए एसीपी देशमुख बोले, उस दौरान एक ब्रूटल मर्डर केस ने पूरे माहौल को तनावपूर्ण बना रखा था। उन्होंने इंस्पेक्टर भोसले की आवाज की नकल करते हुए कहा, सर, कुछ दिन पहले एक बिजनेसमैन के बेटे का मर्डर हुआ है। उसका नाम रोहन खन्ना था। एसीपी देशमुख ने बताया, मैंने एफआईआर स्टेटमेंट पढ़ते हुए पूछा था, ये घटना कब हुई? इंस्पेक्टर भोसले ने जवाब दिया था, सर, 10 मई को। एसीपी देशमुख ने गंभीर स्वर में कहा, मतलब 5 दिन पहले। उन्होंने आगे बताया, इंस्पेक्टर भोसले ने फिर मुझे पूरी घटना समझानी शुरू की। इंस्पेक्टर भोसले ने कहा था, रोहन की लाश उसके रेजिडेंस से मिली थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मर्डर के वक्त वो घर पर अकेला था। जब हमने बॉडी इंस्पेक्ट की तो कई घाव और निशान मिले जो साफ बता रहे थे कि वहां काफी संघर्ष हुआ था। एसीपी देशमुख धीमी लेकिन भारी आवाज में आगे बोले, पूरा बेडरूम बुरी तरह बिखरा हुआ था, हर तरफ खून फैला था, चीजें टूटी हुई थीं, शीशे और मिरर चकनाचूर पड़े थे। एक चेयर टूटकर बिखरी हुई थी और उसके चारों तरफ रस्सी लिपटी हुई थी, जिससे लग रहा था कि रोहन को कुछ समय तक उसी पर बांधकर रखा गया था। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, उसकी बॉडी देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे मारने से पहले बुरी तरह टॉर्चर किया गया हो। उसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें थीं, जिनमें कांच के टुकड़े धंसे हुए थे। शायद उसका सिर मिरर पर दे मारा गया था या फिर उस पर ग्लास ऑब्जेक्ट से हमला किया गया था। एसीपी देशमुख की आवाज और गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, उसके शरीर पर कई गहरे स्टैब वुंड्स थे। ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत ज्यादा ताकत से कई बार चाकू घोंपा गया था। मैंने गहरी सांस ली। एसीपी देशमुख के बताए हुए उस भयानक सीन की कल्पना मात्र से मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई थी। कुछ देर की खामोशी के बाद मैंने पूछा, तो मर्डरर के बारे में कोई प्रोग्रेस हुई? एसीपी देशमुख ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, नहीं सर। आसपास के इलाके में पूछताछ करने के बाद भी हमें कोई आई विटनेस नहीं मिला। जिसने भी ये किया है वो बेहद क्रूर और खतरनाक इंसान है। एसीपी देशमुख ने बताया कि उन्होंने उसी वक्त दृढ़ आवाज में कहा था, हमें उसे तुरंत ढूंढना होगा, भोसले। इंस्पेक्टर भोसले ने भरोसे से कहा था, यस सर, हम उसे जरूर पकड़ेंगे। फिर वो आगे बोला, सर, उसी दिन खोरेगान पार्क में एक और मर्डर हुआ था। एक होंडा सिटी कार के अंदर एक बॉडी मिली थी जिसे गोली मारकर हत्या की गई थी। उसकी खोपड़ी का हिस्सा उड़ चुका था। कार की खिड़की और विंडशील्ड पर खून बिखरा हुआ था। लकी बात यह रही कि हमें उसका ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, जिससे उसकी पहचान हो सकी। उसका नाम सूरज दीक्षित था। गोली बहुत करीब से मारी गई थी और क्योंकि कार के शीशे टूटे नहीं थे, इसलिए अंदाजा लगाया गया कि मर्डरर उसी कार के अंदर मौजूद था। एसीपी देशमुख ने आगे बताया, मैंने तुरंत पूछा था, क्या किसी ने मर्डरर को देखा?
कोई आई विटनेस? इंस्पेक्टर भोसले ने जवाब दिया था, नहीं सर, वहां भी कोई आई विटनेस नहीं मिला। कार डेड एंड के पास एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। आसपास कोई रेजिडेंशियल एरिया भी नहीं था, इसलिए गोली चलने की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। एसीपी देशमुख ने फिर पूछा था, सूरज वहां क्या कर रहा था? इंस्पेक्टर भोसले ने कहा था, हमें नहीं पता सर, लेकिन जब हमने कार और बॉडी की जांच की तो किसी भी तरह के संघर्ष के निशान नहीं मिले। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अचानक हुआ। बस एक चीज मिली। एसीपी देशमुख ने थोड़ी देर रुककर हमारी तरफ देखा, फिर कहा, एक गन जो उसी कार के अंदर थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वो गन रोहन खन्ना के नाम पर रजिस्टर्ड थी। वो उसकी पर्सनल गन थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत बोल पड़ा, क्या मतलब? ये भी हो सकता है कि रोहन ने ही सूरज का मर्डर किया हो? एसीपी देशमुख ने सिर हिलाते हुए कहा, हमने भी शुरुआत में यही सोचा था। पूछताछ में पता चला कि सूरज और रोहन दोस्त थे। कार के अंदर संघर्ष के निशान न मिलना भी इसी थियोरी को मजबूत कर रहा था, लेकिन फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ गईं। उन्होंने गंभीर स्वर में आगे कहा, रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहन की मौत सूरज से कुछ मिनट पहले ही हो चुकी थी। मैंने तुरंत कहा, तो इससे तो एक बात साफ हो जाती है, दोनों मर्डर्स के पीछे कोई कॉमन किलर है। वैसे कोरेगान पार्क रोहन के घर से कितनी दूर है? एसीपी देशमुख ने बताया, मैंने यही सवाल पूछा था। इंस्पेक्टर भोसले ने जवाब दिया था, करीब 2 किलोमीटर सर। फिर उसने अचानक याद करते हुए कहा था, और सर, एक बात बताना भूल गया। उसी दिन शाम करीब 5:30 बजे सूरज को रोहन के मोबाइल से एक कॉल आया था। रोहन की मौत लगभग 5 PM पर हुई थी और सूरज की मौत करीब 6 PM पर। एसीपी देशमुख ने धीमी आवाज में कहा, मैंने कुछ देर सोचने के लिए पॉज लिया, पानी पिया और फिर कहा था। उन्होंने उंगलियों से 2 पॉइंट्स दिखाते हुए कहा, इसके पीछे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली, रोहन को पहले से एहसास हो गया कि उसकी और सूरज की जान खतरे में है, इसलिए उसने सूरज को कॉल किया। या फिर एसीपी देशमुख ने धीमी लेकिन भारी आवाज में दूसरा पॉइंट पूरा किया, या फिर मर्डरर वहीं मौजूद था और उसने रोहन को मजबूर किया कि वो सूरज को कॉल करे। इतना कहकर उन्होंने आगे बताया, उसके बाद मैंने फाइल्स दोबारा उठाई और रोहन व सूरज की पर्सनल डिटेल्स चेक की। उन्होंने कहा, दोनों BSc कर रहे थे और एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों की उम्र 22 साल थी, बस रोहन सूरज से 1 महीना बड़ा था। फिर एसीपी देशमुख ने इंस्पेक्टर भोसले से कहा था, चलो रोहन के घर चलते हैं, 2 पुलिसमैन भी साथ लो। करीब आधे घंटे के अंदर वो लोग रोहन के घर पहुंच गए। घर के अंदर कदम रखते ही रोहन के पिता ने चिंतित आवाज में पूछा, सर, मर्डरर के बारे में कुछ पता चला? इंस्पेक्टर भोसले ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं सर, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन हमें आपका सहयोग चाहिए। हम इस जगह की दोबारा जांच करना चाहते हैं। उनकी बात सुनते ही रोहन की मां खुद को संभाल नहीं पाई और रोने लगी। वो सिसकते हुए बोली, वो मेरा इकलौता बेटा था, अब मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी? एसीपी देशमुख ने धीमी आवाज में कहा, मैंने उन्हें दिलासा देने की कोशिश की, कहा कि हम जल्द से जल्द कल्प्रिट को पकड़ लेंगे, लेकिन सच ये था कि ऐसे शब्द उस दर्द को कम नहीं कर सकते थे। उन्होंने कुछ पल रुककर आगे कहा, हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है जहां कई बार गिल्टी को सजा देने से पहले इनोसेंट लोग टूट जाते हैं। इंसान होने के नाते हमारा दिल भी दुखता है, लेकिन ड्यूटी हमें इमोशंस अलग रखने पर मजबूर करती है। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, दिल को कठोर बनाकर हम रोहन के कमरे में दाखिल हुए, वही कमरा जहां मर्डर हुआ था। उन्होंने बताया, कमरा साफ कर दिया गया था और सारी चीजें अपनी जगह पर थीं। लेकिन इंस्पेक्टर भोसले ने मुझे दूसरी बार पूरा क्राइम सीन डिटेल में समझाया। मैं हर छोटी चीज ध्यान से देख रहा था, इस उम्मीद में कि शायद मर्डरर कोई क्लू छोड़ गया हो। एसीपी देशमुख ने कहा, मैंने ड्रॉर्स चेक किए, कपबोर्ड देखा, फिर उसके पेरेंट्स और मेड से उस दिन के बारे में सवाल पूछे। क्राइम वाले दिन घर में कोई मौजूद नहीं था। उनके जवाब सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। उन्होंने आगे कहा, कुछ बातें कंफर्म करने के लिए मैंने मेड से पानी लाने को कहा। जब वो ग्लास लेकर आई तो मैंने उसे टेबल पर रखने के लिए कहा। बाद में ग्लव्स पहनकर मैंने वही ग्लास उठाया, पानी सिंक में फेंका और ग्लास को एविडेंस बैग में सील कर दिया ताकि फोरेंसिक डिपार्टमेंट फिंगरप्रिंट्स चेक कर सके। उन्होंने समझाते हुए कहा, रोहन की शर्ट और वॉच पहले से हमारी कस्टडी में थी। अब हमें यह वेरीफाई करना था कि ग्लास पर मिले फिंगरप्रिंट्स उन्हीं से मैच करते हैं या नहीं।
फिर एसीपी देशमुख ने इंस्पेक्टर भोसले से पूछा था, रोहन का मोबाइल कहाँ है? इंस्पेक्टर भोसले ने जवाब दिया था, सर वो क्राइम वाले दिन से मिसिंग है। हमने जीपीएस से ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल रीचेबल ही नहीं है। यही हाल सूरज के मोबाइल का भी है। उसे ट्रैक करने की कोशिश की गई, मगर फेल रही। ऐसा लग रहा है कि दोनों फ़ोन से सिम कार्ड्स निकाल दिए गए हैं। इंस्पेक्टर भोसले ने जवाब दिया था, सर जैसे ही मर्डरर उन फ़ोन्स को दोबारा ऑन करेगा, हम उसे ट्रैक कर लेंगे। एसीपी देशमुख ने गंभीर आवाज़ में कहा, जिस ब्रूटल तरीके से मर्डर्स हुए हैं उससे साफ लगता है कि यह किसी आदमी का काम है। फिर उन्होंने पूछा था, आखिरी बार दोनों मोबाइल्स कहाँ ट्रेस हुए थे? इंस्पेक्टर भोसले ने तुरंत जवाब दिया, कोरेगांव पार्क में। मेरा अंदाज़ा है कि सूरज को मारने के बाद मर्डरर ने दोनों फ़ोन से सिम कार्ड्स निकाल दिए और उन्हें स्विच ऑफ कर दिया। एसीपी देशमुख कुछ पल के लिए चुप हो गए। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, उस समय मैं पूरी तरह अपने थॉट्स में खो चुका था। अगला कदम क्या होना चाहिए मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। तभी उन्होंने रोहन के ड्रॉअर में रखी एक फ़ोटो देखी। उन्होंने बताया, उस फोटो में 3 लड़के थे। सबसे बाईं तरफ सूरज था, सबसे दाईं तरफ रोहन और बीच में एक अनजान लड़का। एसीपी देशमुख ने कहा, मैंने रोहन के पेरेंट्स से उस तीसरे लड़के के बारे में पूछा। तब पता चला कि उसका नाम अजय है और वो रोहन का दोस्त था। उन्होंने आगे कहा, मैंने तुरंत अजय के बारे में जानकारी ली और उसका कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लिया। फिर मैंने भोसले से उस नंबर पर कॉल करने को कहा, लेकिन जवाब मिला कि उसका फ़ोन स्विच्ड ऑफ है। इंस्पेक्टर भोसले ने उत्सुकता से पूछा था, सर आप क्या सोच रहे हैं? एसीपी देशमुख ने धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा, फिर 2 पॉसिबिलिटी सामने आ रही थीं। उन्होंने उंगलियों पर गिनाते हुए कहा, पहली, अजय तीसरा शिकार बनने वाला है, या दूसरी, उन्होंने हमारी तरफ देखते हुए कहा, अजय खुद मर्डरर है। एसीपी देशमुख ने गंभीर होकर कहा, इन तीनों के बीच कोई न कोई कॉमन कनेक्शन जरूर था। उसी दौरान इंस्पेक्टर भोसले के पास कंट्रोल रूम से एक कॉल आया। कॉल खत्म होते ही वो तेजी से एसीपी देशमुख के पास आए और बोले, सर सूरज का मोबाइल 5 मिनट पहले ऑन हुआ है और उससे किसी अननोन नंबर पर कॉल भी की गई है। एसीपी देशमुख तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने तेजी से पूछा, मोबाइल कहाँ ट्रेस हुआ? इंस्पेक्टर भोसले ने जवाब दिया, स्वारगेट में सर, और अभी भी वहीं एक्टिव है। एसीपी देशमुख तुरंत बाहर निकलते हुए बोले, तुरंत एक पुलिस टीम उस लोकेशन पर भेजो। फिर उन्होंने चलते चलते पूछा, दोनों के बीच क्या बात हुई? इंस्पेक्टर भोसले ने जल्दी जल्दी कहा, सर मर्डरर ने सामने वाले इंसान को कहीं मिलने के लिए कहा है और उसे किसी अननोन नंबर से आने वाले कॉल्स इग्नोर करने को कहा। ऐसा लग रहा है कि इससे पहले भी दोनों किसी दूसरे नंबर से बात कर चुके हैं। एसीपी देशमुख ने सोचते हुए कहा, हम शायद उस नंबर को ट्रेस करो। मुझे पूरा यकीन है कि दूसरी तरफ अजय ही था। तभी इंस्पेक्टर भोसले ने जीपीएस स्क्रीन देखते हुए कहा, सर दूसरी तरफ वाला आदमी सिन्हागाद रोड की तरफ बढ़ रहा है। एसीपी देशमुख ने तुरंत ड्राइवर को वहां चलने का आदेश दिया। उन्होंने आगे बताया, सिन्हागाद रोड हमारी लोकेशन से बिल्कुल उल्टी दिशा में था। बीच में स्वारगेट पड़ता था जहां सूरज का मोबाइल ट्रेस हुआ था और उसके आगे कतराज का इलाका आता था। एसीपी देशमुख ने आगे बताया, अजय कतराज में रहता था और सिन्हागाद रोड वहां से कुछ किलोमीटर दूर था। हमें समझ आ गया था कि अगर देर हुई तो शायद हम उसे खो देंगे, इसलिए मैंने ड्राइवर को जल्दी चलाने के लिए कहा। उन्होंने इंस्पेक्टर भोसले की तरफ मुड़कर आदेश दिया, दूसरी तरफ वाले इंसान को लगातार ट्रैक करते रहो। अभी के लिए मान लेते हैं कि वो अजय ही है। इंस्पेक्टर भोसले ने जीपीएस देखते हुए कहा, सर वो सिन्हागाद रोड से जुड़ी किसी लेन में जाकर रुक गया है। एसीपी देशमुख ने तुरंत ड्राइवर से कहा, हमें जल्दी करनी होगी, स्पीड बढ़ाओ। तभी इंस्पेक्टर भोसले ने बीच में कहा, सर सूरज का मोबाइल अभी भी स्वारगेट में ही दिखा रहा है। एसीपी देशमुख ने बिना समय गंवाए जवाब दिया, उससे कुछ हासिल नहीं होगा भोसले, दूसरी टीम को स्वारगेट भेजो, लेकिन हम अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, उस वक्त हमारी कार सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। स्ट्रेस की वजह से मैं पसीने में भीग चुका था। पुणे में मेरा पहला दिन था। मुझे वहाँ की सड़कों का कोई अंदाज़ा नहीं था। शॉर्टकट क्या है, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं पूरी तरह इंस्पेक्टर भोसले और ड्राइवर पर डिपेंड था। उन्होंने गंभीर होकर कहा, वो उन केसेस में से एक था जहां हर इंसान के अंदर सिर्फ एंग्जाइटी, नर्वसनेस और अनसर्टनिटी भरी हुई थी।
अगले ही पल दूसरी पुलिस टीम का फोन आया। एसीपी देशमुख ने बताया, उन्होंने सूरज का मोबाइल स्वारगेट में ढूंढ लिया था, लेकिन वहां उसे लेकर जाने वाला कोई इंसान मौजूद नहीं था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मेरा अंदाजा सही निकला। मर्डरर ने मोबाइल सड़क पर फेंक दिया था और खुद कहीं और निकल गया था। एसीपी देशमुख ने हल्की कड़वाहट के साथ कहा, काफी चालाक इंसान था वो। उन्होंने आगे बताया, तेज रफ्तार में सड़कों से गुजरते हुए हम उस जगह पहुंचे जहां जीपीएस ने अजय का मोबाइल ट्रेस किया था। उन्होंने कहा, रोड के आखिर में मुझे एक ऑडी खड़ी दिखाई दी। हम तुरंत उसकी तरफ दौड़े, लेकिन वहां अजय या किसी और का कोई निशान नहीं था। फिर उनकी नज़र पास बने एक छोटे से मकान पर पड़ी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वो घर ईंटों से बना हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वहां कोई इंसान आया ही न हो। चारों तरफ उगी हुई जंगली घास, टूटी फूटी हालत और फैला हुआ कूड़ा उस जगह को किसी हॉरर मूवी के हॉन्टेड हाउस जैसा बना रहा था। एसीपी देशमुख की आवाज और भारी हो गई। उन्होंने कहा, जब हम उस घर की तरफ बढ़े तब मेरी नज़र जमीन पर पड़े खून पर गई। उन्होंने गहरी सांस ली और आगे बोले, हम उस खून के निशान का पीछा करते हुए अंदर पहुंचे और वहां एक बॉडी पड़ी थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैंने बॉडी को पलटकर देखा, वो अजय था। कुछ पल कमरे में सन्नाटा छा गया। एसीपी देशमुख ने आगे कहा, मैंने उसकी पल्स चेक की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो मर चुका था। उन्होंने बताया, हमने ग्लव्स पहने और आसपास की जगह की जांच शुरू कर दी। तभी मैंने उस अननोन नंबर पर कॉल लगाया और फोन अजय की पॉकेट में बजने लगा। उन्होंने हमारी तरफ देखते हुए कहा, शायद वो अजय का दूसरा नंबर था जिसके बारे में हमें पहले पता नहीं था। एसीपी देशमुख की आंखों में गुस्सा साफ छलक रहा था। उन्होंने भारी आवाज में कहा, अजय के साथ बेहद बेरहमी हुई थी, शायद रोहन से भी ज्यादा। उन्होंने धीरे धीरे हर बात बताई। उसके शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह नग्न था। टूटी हुई ग्लास बॉटल उसके शरीर में घुसाई गई थी। उसका चेहरा बुरी तरह सूजा और घायल था और आखिर में उसकी गर्दन काट दी गई थी, जैसे मर्डरर उसकी तकलीफ को लंबा खींचना चाहता हो। एसीपी देशमुख कुछ पल चुप रहे, फिर बेहद धीमी आवाज में बोले, उस पल मुझे उसके लिए दुख महसूस हुआ और अंदर ही अंदर मैं गुस्से से भर चुका था। एसीपी देशमुख कुछ पल चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, कोई इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है। उन्होंने आगे कहा, बॉडी की पूरी जांच करने के बाद मैंने एम्बुलेंस बुलवाई और अजय की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया। उसके शरीर पर इतने घाव थे कि ऐसा लग रहा था मानो मर्डर ने अपनी सारी हैवानियत उस पर उतार दी हो। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ था। साफ दिख रहा था कि मर्डरर एक किलिंग स्प्री पर निकल चुका है और मुझे उन मासूम लोगों की चिंता होने लगी थी जो उसके अगले शिकार बन सकते थे। तभी इंस्पेक्टर भोसले ने तनाव भरी आवाज में कहा था, सर, अब हमारे लिए मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है। एसीपी देशमुख ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा था, क्यों, अब क्या हुआ? इंस्पेक्टर भोसले ने धीमी लेकिन भारी आवाज में जवाब दिया था, सर, ये अजय मंत्री जोशी का बेटा है। एसीपी देशमुख ने कहा, एक पल के लिए मैं पूरी तरह सन्न रह गया। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। इतनी जानकारी ही काफ़ी थी ये समझने के लिए कि अब आने वाली रातें हमारी नींद छीन लेंगी। उन्होंने आगे बताया, कुछ ही देर में मुझे मंत्री के पीए के कॉल्स आने लगे, फिर हायर रैंक ऑफिसर्स के और आखिर में खुद मंत्री के। उन्होंने कहा, आईजी ने तुरंत अर्जेंट मीटिंग बुलाई। बाद में मंत्री जोशी के साथ भी बैठक हुई। जाहिर है वो अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को संभालते हुए हमें आदेश दिया कि कल्प्रिट को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। एसीपी देशमुख की आवाज में थकान साफ महसूस हो रही थी। उन्होंने कहा, ऊपर से हायर ऑफिसर्स का प्रेशर, डिपार्टमेंट का दबाव, पॉलिटिशियंस की दखलंदाजी और अंदर से बढ़ता तनाव, इन सब ने वर्कलोड कई गुना बढ़ा दिया था। पुणे में मेरा पहला ही दिन था। मुझे शहर के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था, लेकिन मैंने अपना पूरा ध्यान सिर्फ केस पर रखा। सिस्टमई 2001 एसएसबी एसीपी देशमुख आगे बोलने लगे। अगली सुबह मौसम बेहद साफ और चमकदार था, लेकिन कई लोगों की जिंदगी में फैला अंधेरा उस रोशनी से कहीं ज़्यादा गहरा था। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, लोग डर और बेचैनी में जी रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि शायद पुलिस जल्द इंसाफ दिला सके। उन्होंने बताया, हम पूरी रात काम करते रहे थे। पॉलिटिकल वर्कर्स पुलिस स्टेशन में घुस आए थे और लगातार दबाव बना रहे थे कि कल्प्रिट को जल्द पकड़ा जाए। बाकी सारे केसेस एक तरफ रख दिए गए थे।
एसीपी देशमुख ने माथा दबाते हुए कहा, मैं लगातार इस केस के बारे में सोचते सोचते सिरदर्द का शिकार हो चुका था। हर पॉसिबल थियोरी, हर म्यूटेशन, हर कॉम्बिनेशन दिमाग में घूम रहा था। फिर उन्होंने हल्की कड़वाहट से कहा, और इस सारे चास में मीडिया पीछे कैसे रह सकता था? उन्होंने बताया, रिपोर्टर्स लगातार हम पर सवालों की बौछार कर रहे थे। एक रिपोर्टर ने पूछा था, सर आपको क्या लगता है इन सीरियल मर्डर्स के पीछे कौन हो सकता है? दूसरे ने तुरंत सवाल दागा, पुलिस डिपार्टमेंट क्या कदम उठा रहा है? तीसरे रिपोर्टर ने बेचैनी से पूछा, मर्डरर को पकड़ने में आखिर कितना वक्त लगेगा? क्या आम लोग सुरक्षित हैं? एसीपी देशमुख ने कहा, उनके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश मैं और इंस्पेक्टर भोसले कर रहे थे। मैं और इंस्पेक्टर भोसले रिपोर्टर्स के सवालों का एक साथ जवाब दे रहे थे। एसीपी देशमुख ने उनकी आवाज़ की नकल करते हुए कहा, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरा डिपार्टमेंट इस केस पर काम कर रहा है और मर्डरर को जल्द पकड़ लिया जाएगा। फिर उन्होंने हल्की नाराजगी के साथ कहा, लेकिन कुछ रिपोर्टर्स ऐसे भी थे जो मदद करने के बजाय आग में घी डाल रहे थे। उन्होंने एक रिपोर्टर की बात दोहराई, क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस डिपार्टमेंट मर्डरर को पकड़ने में नाकाम साबित हो रहा है? एसीपी देशमुख ने गहरी सांस लेकर कहा, हमने उन्हें इग्नोर किया और वापस अपने काम में लग गए। उन्होंने आगे बताया, मैंने तुरंत सभी स्टाफ मेंबर्स की एक छोटी मीटिंग बुलाई। उस वक्त सिर्फ डिपार्टमेंट की रेपुटेशन ही नहीं, बल्कि मेरी अपनी जिद भी दांव पर लगी हुई थी। हर बार जब मैं उन तीनों बॉडीज के बारे में सोचता, उनका ब्रूटल मर्डर याद करता, मेरे अंदर का गुस्सा और बढ़ जाता। तभी इंस्पेक्टर भोसले ने अचानक कहा था, सर कुछ महीनों पहले इन तीनों मर्डर्ड लोगों से जुड़ा एक कोर्ट केस हुआ था। एसीपी देशमुख की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, आखिरकार हमें कोई डायरेक्शन मिल रही थी। मिस्ट्री धीरे धीरे खुद को खोल रही थी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, मुझे वो पूरी फाइल चाहिए, जितनी जल्दी हो सके सारी डिटेल्स लेकर आओ। करीब 15 मिनट बाद इंस्पेक्टर भोसले वापस आए और उन्होंने केस फाइल मेरे हाथ में रख दी। एसीपी देशमुख ने आगे कहा, मैंने फाइल ध्यान से पढ़नी शुरू की। सबसे पहले उस इंसान का नाम देखा जिसने उन तीनों को कोर्ट तक घसीटा था। फिर मैंने उसके बारे में जितनी जानकारी मिल सकती थी सब निकलवानी शुरू कर दी। उन्होंने फाइल की डिटेल्स पढ़ते हुए कहा, नाम रोहित जाधव, उम्र 25 साल, पेशा स्टूडेंट, जिसने 2002 में भारत मेडिकल कॉलेज से MBBS कंप्लीट किया था। एसीपी देशमुख ने आगे बताया, मैंने कुछ कॉल्स किए और उस लॉयर के बारे में जानकारी निकाली जो इस केस को हैंडल कर रहा था। उसका नाम था एल मोहित। फिर उन्होंने अचानक कुर्सी से उठते हुए कहा था, मोहिते को तुरंत ट्रैक करो, अब वही अगला टारगेट है। इंस्पेक्टर भोसले ने तुरंत लॉयर को कॉल लगाया, लेकिन उसके असिस्टेंट ने बताया कि वो इस वक्त किसी केस में बिजी हैं। एसीपी देशमुख बोले, हमने फैसला किया कि सीधे कोर्ट चलते हैं। कुछ ही मिनटों में वो लोग कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने अपनी कार कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर पार्क की और सेशन खत्म होने का इंतजार करने लगे। एसीपी देशमुख ने धीमी आवाज में आगे कहा, काफी देर बाद आखिरकार मैंने लॉयर मोहिते को कोर्ट से बाहर निकलते देखा। उन्होंने बताया, मैं कार से बाहर निकला और उसकी तरफ बढ़ने लगा। फिर उनकी आवाज़ अचानक भारी हो गई। उन्होंने कहा, लेकिन अगले ही पल न जाने कहाँ से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने लॉयर के पेट में लगातार 2 बार चाकू घोंप दिया। एसीपी देशमुख ने दांत भींचते हुए कहा, सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि हम समझ ही नहीं पाए। उस आदमी ने कुछ ही सेकंड में अपना काम खत्म कर दिया था। उन्होंने आगे कहा, और उससे भी बुरा ये हुआ कि पूरा माहौल खेओस में बदल गया। लोग चीखने लगे, भीड़ इकट्ठा हो गई, कुछ लोग इधर उधर भागने लगे। एसीपी देशमुख की आवाज़ में फिर वही तनाव लौट आया। उन्होंने कहा, उसी अफरा तफरी का फ़ायदा उठाकर मर्डरर ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगा। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, और मैं उसके पीछे दौड़ पड़ा। एसीपी देशमुख ने आगे बताया, मैं उसके पीछे पूरी ताकत से दौड़ रहा था और इंस्पेक्टर भोसले भी तेजी से मेरे साथ आ मिला। उन्होंने कहा, वो आदमी पूरी रफ्तार में भाग रहा था। वो एक गली में मुड़ गया। मैं किसी तरह उसके करीब पहुंचा और उसकी कॉलर पकड़ ली, लेकिन अगले ही पल वो मेरे हाथों से फिसलकर फिर भाग निकला। पीछे से इंस्पेक्टर भोसले लगातार चिल्ला रहे थे, रुको, स्टॉप राइट देयर। हमारी पुलिस जीप भी हमारे पीछे पीछे आ रही थी। कोर्ट की सिक्योरिटी स्टाफ भी हमारी मदद करने लगी थी। एसीपी देशमुख ने भारी आवाज में कहा, मैंने फिर से उसका पीछा किया और एंट्रेंस के पास कुछ सीढ़ियां उतरते वक्त
उसकी शर्ट पकड़ ली। उन्होंने आगे कहा, वो जमीन पर गिर पड़ा और मैंने बिना सोचे उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। तभी वो आदमी लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है। एसीपी देशमुख कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, कुछ मिनट पहले उसने एक इंसान को बेरहमी से मार डाला था और अब मुझसे विनती कर रहा था कि मैं उसे छोड़ दूं। उन्होंने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा था, क्या काम है ऐसा? और फिर उन्होंने उसके चेहरे पर एक और पंच मारने की कोशिश की। लेकिन वो आदमी फिर बोला, सर मैं वापस आ जाऊंगा, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, भरोसा कीजिए मैं सरेंडर कर दूंगा। एसीपी देशमुख ने उसकी कॉलर कसकर पकड़ते हुए पूछा था, कौन सा काम, क्या करना है तुम्हें? वो छूटने की कोशिश करते हुए बोला, मुझे किसी को मारना है, प्लीज़ मुझे जाने दो। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। एसीपी देशमुख ने धीमी लेकिन सख्त आवाज़ में कहा, उस पल मुझे लगा ये आदमी पूरी तरह पागल है। उन्होंने आगे कहा, अपने पूरे करियर में मैंने 7 से ज़्यादा मर्डर केसेस सॉल्व किए थे और 100 से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस का हिस्सा रह चुका था, लेकिन ये पहली बार था जब कोई मर्डरर मुझसे किसी और को मारने के लिए आज़ादी मांग रहा था। एसीपी देशमुख उसकी आवाज़ दोहराई, मैं वादा करता हूँ वापस आ जाऊँगा। फिर उन्होंने कहा, और अगले ही पल उसने पूरी ताकत से मुझे धक्का दिया और दोबारा भागने लगा। एसीपी देशमुख चिल्लाए थे, रुको, लेकिन वो नहीं रुका। उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, फ्रीज, फिर भी वो नहीं रुका। एसीपी देशमुख ने गंभीर आवाज में कहा, आखिरकार मेरे पास गन इस्तेमाल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने धीमी आवाज में आगे कहा, मैंने निशाना लिया और ट्रिगर दबा दिया। बुलेट उसके घुटने के नीचे जाकर लगी, वो लंगड़ाते हुए गिरने लगा। एसीपी देशमुख ने कहा, मैं उसकी तरफ दौड़ा और उसे पकड़ लिया। वो फिर भी भागने की कोशिश करता रहा और लगातार चिल्लाता रहा। उन्होंने उसकी टूटी हुई आवाज़ दोहराई, प्लीज़ मुझे जाने दो। एसीपी देशमुख ने कहा, तब तक पुलिस जीप हमारे पास पहुंच चुकी थी। मैंने उसकी कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए जीप तक ले गया। स्पेसियर अगस्त 2005। वर्तमान एसीपी देशमुख की खत्म होते ही कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। मैं, निखिल और वरुण शॉक में एक दूसरे को देख रहे थे। उनके बताए हर सीन ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए थे। निखिल ने घबराई आवाज़ में कहा, वो आदमी सीरियसली मेंटली इल होगा। वरुण ने बेचैनी से कहा, मतलब कोई इंसान कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि पुलिस उसे छोड़ दे ताकि वो जाकर किसी और को मार सके? वरुण ने घबराई आवाज़ में आगे कहा, मुझे तो लगता है उसके अंदर कोई स्प्लिट पर्सनालिटी होगी। क्या बोलता है निखिल? लेकिन निखिल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी शॉक में था, और सच कहूं तो मैं भी। मैंने एसीपी देशमुख की तरफ देखते हुए पूछा, सर लेकिन उसने उन चारों को क्यों मारा? इसके पीछे कोई रीज़न तो होगा, है ना? एसीपी देशमुख ने कुछ पल चुप रहकर जवाब दिया, फिलहाल मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि उसका दिमाग बेहद क्रूर है। उनकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जिससे साफ महसूस हो रहा था कि वो हमसे कुछ छिपा रहे हैं। वरुण ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, सर क्या आप हमसे कुछ हाइड कर रहे हैं? एसीपी देशमुख ने तुरंत गंभीर होकर कहा, देखो बॉयस, अभी मैं तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। हो सकता है रोहित यादव हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो, और वैसे भी मुझे कोर्ट केस की डिटेल्स डिस्क्लोज करने की परमिशन नहीं है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन एक बात अभी वैलिडेट करनी बाकी है। उसका दोस्त आलोक, जो मूल रूप से सतारा का रहने वाला है और भारत मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, उसे यहाँ रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। हमें उससे कुछ फैक्ट्स कंफर्म करने हैं। वो रोहित का कॉलेज मेट भी है और बेस्ट फ्रेंड भी। एसीपी देशमुख ने बात खत्म करते हुए कहा, फिलहाल के लिए इतना ही। निखिल ने धीमी आवाज में कहा, ओके सर, आपने हमारी जितनी मदद की उसके लिए थैंक यू। ऑनेस्टली ये सब हमारे लिए किसी शॉक से कम नहीं था। एसीपी देशमुख ने में सख्त लेकिन शांत आवाज में कहा, जो कुछ भी तुमने यहां सुना है अभी उसे अपने तक ही रखना। हम तीनों ने तुरंत हामी भर दी। फिर उन्होंने कैजुअली हमारी कॉलेज लाइफ, लाइफस्टाइल और स्टडीज़ के बारे में पूछना शुरू कर दिया और हम उनसे बातें करते रहे। कुछ देर बाद हम पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आए। बाहर आते ही निखिल ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, अब क्या? मैं कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, चलो आलोक को ढूंढते हैं। वरुण ने उलझन में पूछा, लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि आलोक कहाँ पढ़ता है? मैंने तुरंत कहा, ऑफिसर ने खुद बताया था ना, वो भारत मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। वरुण ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा,
ओह शिट, मैं तो ये लगभग भूल ही गया था। हमने फैसला किया कि आज के लिए यहीं रुकते हैं और अगले दिन मैं और निखिल आलोक को ढूंढने निकलेंगे। वरुण किसी काम की वजह से हमारे साथ नहीं आ सकता था। सच कहूं तो आलोक को ढूंढना आसान नहीं होने वाला था, लेकिन अब हम पीछे हटने वालों में से नहीं थे। एसीपी देशमुख की बातें सुनने के बाद मेरे मन में एक अजीब सी धारणा बन चुकी थी। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि रोहित जाधव पूरी तरह बुरा इंसान है। बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा जरूर हुआ है, कोई ऐसा अंधेरा अतीत जिसने उसे क्रिमिनल बनने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब भी मैं उसके बारे में सोचता, मेरे दिमाग में एक बिल्कुल अलग तस्वीर उभरती, बिल्कुल फिल्मों के विलन्स जैसी। बड़ी हुई दाढ़ी, बिखरे हुए लंबे बाल, फटे पुराने कपड़े, शरीर पर अधूरे भरे घाव और आंखों में भरी हुई हिंसा। मैं सोचने लगा, क्या उसकी ये डेस्परेट चाहत सच में कोई ज़रूरत थी, कोई मजबूरी, ना कि सिर्फ अपराध? शायद इसके पीछे कोई ऐसी वजह थी जिसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं था। मेरे मन में लगातार एक ही सवाल घूम रहा था, क्या रोहित सच में क्रिमिनल था, या फिर जिन 4 लोगों को उसने मारा असली विलन्स वही थे? आलोक की तलाश, बिखरे हुए सच के टुकड़े। 25 अगस्त 2005 अगली सुबह मैं और निखिल जल्दी ही आलोक के कॉलेज के लिए निकल पड़े। हमें न तो कॉलेज टाइमिंग्स का ठीक से पता था और न ही ये मालूम था कि आलोक कौन सा कोर्स कर रहा है, इसलिए सीधे कॉलेज ऑफिस पहुंचना ही सबसे सही लगा। करीब सुबह के 10 बजे थे। मैंने वहां बैठे एक क्लर्क के पास जाकर पूछा, एक्सक्यूज मी सर, क्या आप आलोक के बारे में बता सकते हैं? जैसा मैंने सोचा था वैसा ही जवाब मिला। उस क्लर्क ने मराठी लहजे में कहा, कौन आलोक, उसका सरनेम क्या है? और वैसे भी हम किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। मैं मन ही मन सोचने लगा, कमाल है, एसीपी देशमुख ने उसका सरनेम बताया ही नहीं। मैंने निखिल से कहा कि वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में पूछताछ करे और लगातार मेरे कांटेक्ट में रहे। हम दोनों अलग अलग दिशाओं में निकल गए। मैं कॉलेज कैंटीन की तरफ बढ़ा और वहां बैठे कुछ स्टूडेंट्स से कैजुअली बात करने लगा। उनमें से कई पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स लग रहे थे। मैं लोगों के वाइट एप्रन्स पर लगे नेम टैग्स ध्यान से पढ़ रहा था। मैंने पूरा कॉलेज और हॉस्पिटल लगभग छान मारा, लेकिन आलोक का कोई पता नहीं चला। थका हुआ मैं कॉरिडोर से गुजर रहा था कि तभी एक स्टूडेंट के नेम टैग पर आलोक लिखा दिखाई दिया। मैं तुरंत उसके पास गया और उससे बात करने लगा। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं आलोक हूँ। मैंने तुरंत पूछा, क्या तुम यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो? उसने जवाब दिया, हाँ। मैंने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, रोहित? वो तुरंत बोला, हाँ जानता हूँ उसे, शायद कैंटीन में होगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, कैंटीन? और अगले ही पल मेरी सारी उम्मीद टूट गई। वो किसी रोहित मेहता की बात कर रहा था, रोहित जाधव की नहीं। करीब 1 घंटे बाद पार्किंग एरिया में मेरी मुलाकात फिर निखिल से हुई। निखिल ने उम्मीद भरी आवाज में पूछा, मिला? मैंने जेब में हाथ डालते हुए और जमीन पर पड़े छोटे पत्थरों को पैर से मारते हुए छिटकर कहा, नहीं। उस वक्त मैं दुखी कम, इरिटेटेड ज्यादा था। ऐसा लग रहा था जैसे सही आलोक को ढूंढना लगभग नामुमकिन हो। आखिरकार हमने उस दिन के लिए हार मान ली और अपनी बाइक्स की तरफ लौटने लगे। लेकिन कई बार जब सारी उम्मीद खत्म हो जाती है, तभी किस्मत अपना खेल दिखाती है। और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिस पल हमने सर्च छोड़ने का फैसला किया, उसी वक्त मैंने पार्किंग एरिया में एक सफ़ेद MH11 ऑल्टो आती हुई देखी। मेरे दिमाग में अचानक बिजली सी कौंधी, मतलब सतारा। मुझे तुरंत एसीपी देशमुख की बात याद आई, आलोक सतारा का रहने वाला था। मैंने तुरंत निखिल की तरफ देखा और बिना कुछ कहे तेजी से उस इंसान की तरफ बढ़ गया जो अभी अभी कार से उतरा था। और जैसे ही हम उसके करीब पहुंचे, हमने देखा उस इंसान के बैज पर साफ लिखा था, आलोक। उसे देखते ही मेरे अंदर उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। हम तुरंत उसके पास पहुंचे और मैंने उससे उसका नाम पूछा। फिर धीरे धीरे बात घुमाते हुए पूछा कि क्या वो रोहित नाम के किसी इंसान को जानता है। शुरुआत में वो हमसे बचने की कोशिश करने लगा। उसके चेहरे पर साफ झिझक दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही हमने अपनी पहचान बताई और समझाया कि हम क्या करना चाहते हैं, वो थोड़ा सहज हो गया। उस पल मुझे सच में ऐसा लगा जैसे किस्मत खुद उसे हमारे सामने लेकर आई हो। मैंने उम्मीद भरी आवाज में कहा, मैं रोहित की जिंदगी के बारे में लिखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि उसकी कहानी में वो सब कुछ नहीं है जो मीडिया और पुलिस लोगों को बता रही है। उसके पीछे कुछ और भी है, कुछ गहरा। क्या तुम हमारी मदद करोगे?
आलोक ने हल्की परेशानी भरी सांस छोड़ते हुए कहा। ये थोड़ा मुश्किल है। तुम जानते हो ना, वो अभी पुलिस कस्टडी में है। ऐसे मामले में किसी के लिए भी इन्वॉल्व होना आसान नहीं होता। उसकी आवाज में डर साफ महसूस हो रहा था। शायद उसे लग रहा था कि कहीं वो खुद किसी मुसीबत में न फंस जाए। हमने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बड़ी समझदारी से हर बात को किसी न किसी बहाने से टाल देता। तभी निखिल ने सीधा सवाल किया, क्या वो तुम्हारा दोस्त नहीं है? क्या तुम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? आलोक कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो अंदर ही अंदर हमारी बात पर सोच रहा है। शायद कंफ्यूज था, या फिर इस सवाल ने उसे इमोशनली डिस्टर्ब कर दिया था। मैंने धीरे से कहा, प्लीज बस हमारी मदद कर दो। कुछ पल की खामोशी के बाद आखिरकार आलोक बोला, अगर ये सिर्फ उसके लिए है तो मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं तुम लोगों पर भरोसा कर सकता हूं। मैंने तुरंत भरोसा दिलाते हुए कहा, हाँ, हम वादा करते हैं कि तुम्हें किसी परेशानी में नहीं डालेंगे। मैं सिर्फ उसकी जिंदगी के बारे में लिखना चाहता हूं, और वो भी तुम्हारी परमिशन के साथ।